बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम जस्तुजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में, रमज़ान की डाइट, रमज़ान के रोज़े, उससे हमें क्या सबक मिलता है और हमें किस तरह इसको गुजारना चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा में खानी चाहिए ताकि हम अपने आप को मेंटेन करें और ये सिलसिला चलते भी रहना चाहिए। हमेशा हमने यही बात की है कि रमज़ान के बाद हम बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये बड़ा मुबारक महीना है, यानी ये इतने मैसेजेस देता है ये महीना कि हमें पूरे 11 महीने जिसके बाद आते हैं, अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खैर चले, कोशिश तो हो रही है, बेहतरी आ रही है, और बस अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए, हमारा किया अल्लाह ताला कबूल करे और हम इसी तरह कोशिश करें बेहतरी के लिए वीनस चैनल के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, वीनस चैनल्स के सारे प्रोग्राम के थ्रू। आजकल तो माशाअल्लाह बड़ी गहमा गहमी है, बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब आई एम श्योर कि आप इंजॉय कर रहे होंगे वीनस चैनल के सारे प्रोग्राम्स को। तो चले फिर बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह रमज़ान है और सबको रमज़ान मुबारक हो। और सबसे पहले तो ये है कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च के हवाले से मैं कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानियों को 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। और बात बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं 23 मार्च आखिर है क्या। या नहीं भूले तो खैर मैं नहीं समझता, लेकिन बहरहाल हम इतने डिस्टर्ब हैं कि हम मतलब इन चीज़ों की तरफ थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स वगैरह में चीज़ें चल रही हैं और प्रोग्राम्स तो हो ही रहे हैं। खैर जी जी, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना सर। साहब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह। भाई सबसे पहले तो ये कि हाँ सॉरी, आपके साहबजादे गए अमेरिका पढ़ने के लिए, बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैर थैंक से यू उनको वापस आला तालीम के साथ ले आए और आपकी तरह वो भी खिदमत करें प्यारे मुल्क पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जी, तो कैसा गुजर रहा है रमज़ान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को वीनस की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि ये हमारा रमज़ान का पहला ही प्रोग्राम हुआ। जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा पिछला प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन इस दफ़ा हमारा फ़र्स्ट प्रोग्राम है, तो इसमें हम सबसे यही रमज़ान के मुतालिक जो है बात करेंगे कि रमज़ान एक्चुअली हमारे बॉडी को किस तरह से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है और हमें क्यों रोज़े रखने चाहिए, इसके क्या फ़वाइद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है, बेतहाशा फ़वाइद है जी, अनलिमिटेड यू कैन से। बिल्कुल। शर्त यह कि हम उसको, हो ये रहा है कि हम फाका कशी कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर हम उसको थोड़ा सा सोच समझ के करें ना तो ये हमारे रोज़े जो है बड़े आला हो जाए और हमारी कौम बहुत ही आला हो जाए। वैसे तो आला है ही माशाअल्लाह जी, जी। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आला हो जाए। जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? जी रमज़ान अब के तक पॉइंट ऑफ व्यू से 12 रोज़े, 12वां है आज, और ये 12 रोज़े आपके कैसे गुजरे? आप यू आर वेरी बिजी आई नो, क्योंकि वो बेटे का जाना और तैयारियां जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तो ये 12 रोज़े कैसे गुजरे आपके? माशाल्लाह सबसे पहले तो यह है कि आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, स्पेशली हमारे वीनस टीवी के, इंतज़ार भी करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का, और बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉल्स भी आ रही थी कि कह रहे थे कि आप हाँ आजकल स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे। तो आज हम हैं इस आपके सामने हैं और रमज़ान की बात कर रहे हैं हनीफ मोहम्मद साहब। तो ज़ाहिर है कि 12 रोज़े, क्या मेरे ख्याल में ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें तो जो नहीं भी रखने वाले वो भी रोज़ा रखा होगा उन्होंने। पहला हफ़्ता तो ऐसे ही गुजरा जैसे ठंडा मौसम था, बहुत खूबसूरत हवाएं चल रही थी कराची में और बहुत ज़बरदस्त प्लेजेंट जिसे कहते हैं ना वेदर था और बहुत मज़ा आ रहा था। तो अब भी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं हैं। अल्लाह का ताला हमेशा ही रमज़ान में आपने देखा है हमेशा ही बहुत ज़बरदस्त मौसम हो जाता है। ये अल्लाह ताला की रहमत है मुसलमानों पे, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो मैं ये बात करूँगा रमज़ान की तो बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये है कि आज 23 मार्च है, करारदाद पाकिस्तान 1940, मंटो पाक, बाद में इकबाल पाक, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो प्लेटफॉर्म याद होगा, सुना भी होगा, बच्चों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन आजकल जैसे हनीफ मोहम्मद साहब कह रहे थे कि बच्चों को स्कूल्स में लेकिन हमारे वक्तों में अगर आपको याद हो, हमारे वक्तों में बाकायदा प्लेज हुआ करते थे, प्रोग्राम जिस दिन इस तरह का कोई डे आता था, 14 अगस्त है, 23 मार्च है या 6 सितंबर है, इस तरह के जितने भी हमारे दिन होते थे तो उसमें सेलिब्रेट किया जाता था, बच्चों को बुलाया जाता स्पेशली 1-2 घंटे के लिए। जी जी। और तो बाकायदा उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि इस दिन हुआ क्या था।
लेकिन हमारे मैं नहीं जान समझता कि आजकल के किसी बच्चे को ये मालूम हो कि 23 मार्च को हुआ क्या था। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान 1940 में एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, जिसको हेड करते थे हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने देखा उस वक्त कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि इंडिया के जो हिंदू और प्लस ये है कि वहाँ के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने गठजोड़ करने के बाद मुसलमानों को पीसना शुरू कर दिया था। तो एक करारदाद मंजूर हुई और मंटो पार्क में जो इस वक्त जहाँ पे इस वक्त मीनार पाकिस्तान है, और वहाँ आज फिर उसका नाम चेंज होकर इकबाल पार्क हो गया। तो वो करारदाद पाकिस्तान क्या थी? वो ये थी कि हमारा एक अलहदा हमारा एक मुल्क होना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी तहज़ीब अलग है। तो वो करारदाद जो मंजूर हुई थी वो उस दिन, वो दिन जो था वो 23 मार्च का था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत डिटेल कर दिया। वैसे खैर अभी भी डॉक्टर साहब स्कूल्स वगैरह में होता है इत्तेफाक, शायद रमज़ान है इस वजह से शायद, लेकिन एनी हाउ अवेयरनेस दी जा रही है बच्चों को। ये चीज़ें तो खैर हमारी बेसिक हैं, जो पता भी होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता चाहिए, हम भी अपने बच्चों को गाइड करते रहें। तो बहरहाल रमज़ान है, रमज़ान का महीना हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चीज़ें नो डाउट बड़ी महंगी कर देते हैं और जो करनी नहीं चाहिए। फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी मैं समझता हूँ एटलीस्ट नॉट बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी इस रमज़ान को अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करता है, इफ्तार के वक्त भी और सहरी के वक्त भी। बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमारी पूरी कौम पे। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मौसम की तो क्या बात है, जितनी भी गर्मी होगी पहले रमज़ान के स्टार्ट होते ही अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब अब हम आते हैं, चूँकि रमज़ान में बड़ा मेजर रहता है खाना पीना हमारा ना, जी उसी पे हम बात करेंगे कि डाइट को किस तरह आदमी मेंटेन करे। जो हम इफ्तार के वक्त बेतहाशा खा लेते हैं या सहरी के वक्त, जी वो कहते हैं अब इतना पानी पी लो कि वो इफ्तार तक चले। जी। तो ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा क्लियर करते रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से हम कर रहे हैं, तो एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें ताकि लोगों को कुछ शायद ख्याल आ जाए और खुद ख्याल कर लें अपने ऊपर भी और चीज़ों के ऊपर भी, ताकि और महंगी ना हो। जी, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको सबसे पहले, जितने भी जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअली रोज़ा जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। जब आप ये चीज़ जान लेंगे कि रोज़े के किस तरह से इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे, जो आप खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, इन सब चीज़ों का, तो आप बहुत अच्छे से अपने रोज़े को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जिस तरह से रोज़ा जो है वो हमारी रूह को बिल्कुल साफ़ कर देता है, धो देता है, बिल्कुल इसी तरह से रोज़ा जो है मेडिकल साइंस ये कहती है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है हमारी बॉडी की, यानी हमारी पूरी बॉडी जो पूरा साल जो है जिसमें गंदे मादे, जहरीले मादे हमारी खाने पीने की वजह से जमा हो जाते हैं, वो सारे प्यूरिफाई हो जाते हैं, हमारी बॉडी धुल जाती है। उसके अलावा रोज़ा जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और इसके अलावा एडिक्शन, जो लोग नशा करते हैं वो भी इस मतलब इस दौरान जो है उसको आराम से छोड़ सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो हर आदमी को पता होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती है कि वो लोग जो कि कैंसर के खुदा न खास्ता मरीज़ हैं या फिर जो कि कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, उनके लिए भी रोज़ा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि रोज़े के अंदर ये रिसर्च ने साबित किया है कि ट्यूमर सप्रेसिंग और जो जीन्स होते हैं, और उसके अलावा ट्यूमर श्रिंकिंग, यानी ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर, श्रिंकिंग जो जीन्स है उनका लेवल कम हो जाता है रोज़े में। इसके अलावा जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग, जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। तो आप ये देखें, इसके अलावा इम्यूनिटी जो है ये बूस्ट करता है। वो लोग जो कि कीमोथेरेपी में आपने देखा होगा बाल गिर जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस इलाज की वजह से, तो आपके बाल गिर जाते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की वजह से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो आप अपने डॉक्टर के मशवरा ज़रूरी है, आप ज़रूर जो है डॉक्टर से मशवरा करें और आप जो है रोज़ा रखें। कैंसर के पेशेंट भी, उसके अलावा हार्ट पेशेंट कहते हैं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि 50 to 60% जो चांस है आपके हार्ट अटैक्स का, वो आपके रोज़े की वजह से कम हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में गुड फैट भी है, बैड फैट भी है। तो जो रोज़ा जब हम आप रखते हैं तो हमारी गुड फैट का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और जो हमारी बैड वाली फैट है वो कम हो जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी में जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं रोज़े की वजह से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह,
इतने आई मीन इसके अलावा भी इंशाल्लाह आप सुनते रहेंगे डॉक्टर साहब की तरफ से भी और डॉक्टर साहब की तरफ से भी इतने फ़वाइद अनबिलीवेबल। आई मीन आप सोचें कि हार्ट अटैक, कैंसर, यानी इतने फ़वाइद कि अगर आदमी सीरियसली सोच के इनको रखे कि एक तो फ़र्ज़ है हम पे, और दूसरा अगर हम ये सोच के रखें कि इनसे इंशाल्लाह ये बेनिफिट्स भी होंगे तो बिलीव इट और नॉट बहुत ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब हम आते हैं, जैसे ये हम सुनते हैं कि बड़े जो सिगरेट पीने वाले चेन स्मोकर ही बना, आई थिंक चेन स्मोकर, वो भी इस फास्टिंग के दौरान जो है ना बिल्कुल हाथ पे छोड़ देते हैं और कहते हैं नहीं यार सिगरेट बंद कर देते हैं और रोज़े रखते हैं वो। तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब ये रोज़ों के दौरान अगर स्मोकिंग बंद कर सकते हैं या अल्कोहल भी कह सकते हैं आप, तो बगैर उसके भी तो ये काम हो सकता है ना। रोज़ा कितनी बड़ी अहमियत रखता है। बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ज़ाहिर है कि इस्लाम जो है उसके हमारे जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं उसमें से रोज़ा एक बहुत ज़्यादा अहम रुकन है। बेशक। और रोज़ा जो है, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि रोज़ा जो है हमारे कैंसर जैसे सेल्स को भी ख़त्म करता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप भूखे पेट होते हैं तो भूखे पेट होने की वजह से होता ये है कि आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपके जो फ़ैट है, जो एक्स्ट्रा जो सेल होते हैं, जो कैंसर के सेल होते हैं, उनको खाना शुरू करती है बॉडी। तो आपका इसलिए आपका जो बॉडी के जो ट्यूमर है या इस तरह का खुदा न खासा जो ग्रोथ हो रही होती है तो वो सेल जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। पेट के अंदर की जो चर्बी है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि आपके लीवर के इर्द गिर्द एक चर्बी बन जाती है, जो हम चर्बी खाते हैं, जो बैड, जैसे डॉक्टर शबाना ने गुड और बैड दोनों फैट की बात की, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी है, वो हमारे लीवर के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू होती है, क्योंकि लीवर के जो अपने सेल हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं उस फैट से, वो बैड फैट है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो बैड फैट जो है वो कम होना शुरू होती है, तो गुड फैट की ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जब गुड आता, इसके अलावा आपने देखा है कि हम लोग जब भूखे रहते हैं तो हम सारा दिन तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर किसी को सांस का मर्ज़ है तो उससे क्योंकि इन्फ्लेमेशन से भी आप बच रहे होते हैं कि इन्फ्लेमेशन आपके लंग्स में होने की वजह से आपको सांस होता है। हार्ट की बात की डॉक्टर शबाना, तो वो भी एक इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपने देखा है कि कुछ लोग जो हैं जो शरबत वगैरह पीते हैं तो उसमें तुख्म लंगा, चिया सीड जिसे हम लोग कहते हैं, तुख्म लंगा मिला के खाना शुरू करते हैं, जिसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 का मतलब यह है कि आपके गुड फैट हैं उसमें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से मुराद ये है कि आपके फ़ैट के छोटे छोटे टुकड़े जो गुड फैट होते हैं, ये बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, आपको बाहर से और सोर्स से लेना होता है। तो जब ये आपकी बॉडी में जाता है तो आपको बहुत सारी बॉडी में चेंजिंग नज़र आती हैं, क्योंकि ये आपका जो ओमेगा 3 है जिसे फैटी एसिड्स कहते हैं, ये ALA पहले प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डायरेक्टली ये उसमें नहीं जाता ओमेगा 3 में, बाहर से हम लेते हैं तो ALA में, फिर EPI में, फिर DHA में कन्वर्ट होता है। तो EPI जो है आपकी बॉडी की पूरी इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। आपकी इवन की इन्फ्लेमेशन आपके लंग्स में है, आपके हार्ट में है, आंखों में है, जॉइंट्स में है, उस इन्फ्लेमेशन को। और जो DHA इसका पार्ट है, वो DHA जो है आपके ब्रेन के फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने देखा होगा कि जो फ़िश ऑयल बच्चों के जो कैप्सूल दिए जाते हैं, तो वो आप 30 के 30 दिन बच्चों को ज़रूर दीजिए। और वो लोग जो खाते हैं फ़िश ऑयल, उनको फ़ायदा ये होता है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो ओमेगा 3 की जब हम बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो लोग तो कह रहे थे हम ऑयल तो लेते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या मसला होता है, तो एक्चुअली वो गुड फैट नहीं होती, और सॉरी वो बैड फैट है, और जो ओमेगा 3 की हम बात कर रहे हैं वो गुड फैट है। जी बिल्कुल। तो इसको हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे अब, क्योंकि डॉक्टर शबाना भी इस वक्त मेरे ख्याल में सोच रही हूँ कि मैंने काफ़ी लंबा वेरी गुड, बड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बात है। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए ये मकसद क्या है, हमेशा की तरह पहले आपको अवेयरनेस देनी। अब हमें हर इंडिविजुअल को अपने बारे में सोचना है। अब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हर प्रोग्राम में, रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल से बेतहाशा रमज़ान के प्रोग्राम्स होते हैं, और हम सबको पता है कि मकसद यही है कि फ़वाइद बताए जाएँ रोज़े के। और इतने फ़वाइद हैं कि अगर हम सोचते हैं, सुनते हैं, तो वाकई अगर उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लें आप, इवन यू कैन से 20, 30, 40%, तो भी बड़ा फ़ायदा है। डॉक्टर साहब आप जैसे इन्होंने बताया कि इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब आई मीन, और आप भी कह रही हैं कैंसर है, तो ये जो पेशेंट है कैंसर के, आई एम सॉरी टू से हुएवर सो, आई मीन, उनके लिए रोज़ा रखना तो
इनका जो दवाइयों का जो सिस्टम होता है, क्योंकि उनको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं अकॉर्डिंगली ना, जी जी। तो उस पर वो फिर किस तरह अमल करें? वो गैप दे दें इतना सारा या कैसे करें? नहीं देखिए, कोई भी जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर या कोई भी पेशेंट है या कैंसर के पेशेंट, जब वो रोज़ा रखते हैं तो अपने डॉक्टर से कंफर्म करके उनके फॉलोअप के बगैर ना रखें। वो फिर उस हिसाब से आपके डोज एडजस्ट कर देते हैं कि सहर और रफ्तार में आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, वो डॉक्टर, हम हमेशा यही कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन की। Exactly. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कोई केस है तो उसको अपने डॉक्टर से पूछे बगैर किसी भी पेशेंट को रोज़ा नहीं रखना। हेल्दी पर्सनस की जैसे अब बात कर रहे थे हम, अगर आप देखें, अगर रोज़ा जब हम रखते हैं तो रोज़े में सबसे अहम चीज़ जो लोगों को हम बताना चाहेंगे, जब फर्स्ट वीक में हम रोज़ा रखते हैं इतने अरसे के बाद, तो पहले फर्स्ट वीक में क्या होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन, यानी अगर कोई स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, उसको सबसाइड करता है, मसल की वेस्टिंग को सबसाइड करता है, एंटी एजिंग है, उसके अलावा हमारी फैट को बर्न करता है। और ये हार्मोन सिर्फ उस सूरत में पैदा होता है या तो आप ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करें, या फिर ये रिसर्च कहती है, और कि मतलब इसको अगर मज़ीद आप देखें, इसमें जाएं डिटेल में, तो ये इतना इंपॉर्टेंस है इसकी बॉडी में कि जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमारी डेथ होती है, उस वक्त तक ये हार्मोन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है। तो इसको या तो एक्सरसाइज से प्रोड्यूस होता है जो रिसर्च कहती है, या फिर ये रोज़े की वजह से पैदा होता है। आप अंदाज़ा करें कि ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट वीक जब हम रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, तो उसके बाद जब हम सेकंड वीक में आते हैं तो हमारी बॉडी हैबिचुअल होती है, उसके साथ साथ जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जो है वक्फा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा किया मैंने ना। नहीं नहीं नहीं, तो ये बहुत माशाअल्लाह। इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग मतलब ये समझते हैं कि रोज़े में उन्हें कमज़ोरी हो जाती है। हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन कहते हैं हमें कमज़ोरी हो जाती है, हम काम पे जाना है, हम रोज़ा नहीं रखेंगे। हमारी बॉडी से एजीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एजीज का ब्रेक डाउन होता है, सॉरी, एजीज जो हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पूरा साल हम खाना खाते हैं, वो शुगर और फैट और ये सारी चीज़ें मिलके जो है प्रोटीन, ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें एजीज कहते हैं। ये जमा हो जाते हैं, ये हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। तो जैसे ही हम फास्ट करते हैं, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, तो ये एजीज जो हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर है, प्रोटीन है और फैट होती है। तो जो इसमें प्रोटीन होती है ये उन जगहों पे पहुंचती है, उन एरियाज़ में, उन ऑर्गन्स में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो आप ये देखें, अल्लाह की कुदरत है कि आप रोज़ा रख रहे हैं और आपको कहीं डेफिशिएंसी नहीं हो रही, आपकी बॉडी खुद ब खुद अंदर से वो ब्रेक डाउन कर रही है, और वो ब्रेक डाउन हुई हुई प्रोटीन जो है उन हिस्सों में पहुंच रही है जहाँ कमी है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। एक तो ये एजीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब हम इसके आगे जाते हैं तो हमारे कुछ है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ये इंक्रीज़ होते हैं रोज़ा रखने से। हमारे ब्रेन की जो है याददाश्त, उसकी ग्रोथ, इंटेलिजेंस, इसके में ये बड़ा रोल अदा करते हैं। आप ये देखें, रोज़े में, फास्टिंग में ये हार्मोन जो है ये बढ़ जाता है, उसके ये फैक्टर्स हैं। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे इतने फ़वाइद हैं। अगर आप रोज़े की बात करें, हमारे गट की हेल्थ, हमारा गट जो है उसकी हेल्थ, यानी हमारे निज़ाम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मैदे में गट्स में जो है दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो इन दोनों का बैलेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जब हम रोज़ा रखते हैं, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके बैड बैक्टीरिया को किल कर देती है, और इस तरह से ये आपके जो गुड बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ को इन्हांस करती है। यानी बग़ैर किसी एंटीबायोटिक, बग़ैर किसी दवा के आपके मैदे की, आपके निज़ाम में बाकायदगी से जो है वो उनकी हेल्थ में प्रमोशन होती है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वेरी डिटेल्ड, एक्सीलेंट है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब अल्लाह की तारीफ है। बिल्कुल सही। और यहीं अब हम ब्रेक लेते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। तो बातें हो रही रमज़ान के रोज़ों के बारे में और रोज़ों के फ़वाइद। आप लिखते जाएं और बस लिखते ही जाएंगे, एंड नहीं होगा इसका।
इतने फ़वाइद हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह की तारीफ़ है। हम कोशिश करें कि इनको अपनाएं, इसमें जो जो हम कर सकते हैं करें, और इंशाअल्लाह ताला बेतहाशा फ़ायदा है। वो इफ्तार के वक्त बेतहाशा खा लेना या सहरी के वक्त ये सोच के कि इफ्तार तक चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना कम खाएंगे इतना ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप? जी बिल्कुल, डॉक्टर शबाना ने 3-4 पॉइंट बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किए हैं। एक तो ब्रेन का फंक्शन इन्होंने जिक्र किया, इसी तरह डॉक्टर शबाना ने जिक्र किया कि आपका जो मैदा है, आपका जो वो कितना प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने जिक्र किया डॉक्टर शबाना ने कि बच्चों, मैंने शुरू में स्टार्ट में बात की थी आपको, आप लिवर इसके कॉड लिवर ऑयल की, या मतलब फ़िश ऑयल जी की। जी, फ़िश ऑयल में एक्चुअली विटामिन डी और विटामिन ए की इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं होती। आप कॉड लिवर ऑयल दें तो उसमें विटामिन डी और विटामिन ए भी होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो इसको थोड़ा सा एडिशन कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि जब आप ये लेंगे तो आपकी, अच्छा, अब विटामिन ए लेने से और विटामिन डी लेने से क्या फ़ायदे हैं वो हम हमेशा बात करते हैं। आपकी आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्योंकि DHA, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, DHA, EPA जो है, ये दोनों ही इसके हमारे जो कॉड लिवर ऑयल है इसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी में फंक्शंस कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर रहे होते हैं, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ब्रेन का जिक्र आया तो आपने ब्रेन को, बच्चों के लिए स्पेशली ये है कि आप उनको एग दीजिए, ये इसमें होता है। आप उनको मीट दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा नट्स दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप फ़िश में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम बात कर रहे हैं फ़िश ऑयल की, तो ज़ाहिर है फ़िश को आप फ़ैट के साथ और उसकी स्किन के साथ ज़रूर खाइए, क्योंकि ये है कि आपके बहुत ज़्यादा आपको फ़िश ऑयल में मिलेगा। सस्ते कैप्सूल में थोड़ा सा ये होता है कि आपका जो फ़िश ऑयल होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, वो इतना बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अच्छा फ़िश ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा डॉक्टर शबाना ने कहा प्रोटीन का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि क्योंकि हम बहुत सारे खाने ऐसे खाते हैं जिसमें हमें B1 मिलता है। तो B1 हम हमेशा बात करते हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, हमारा मीट है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें B1 होता है। अब B1 का मसला ये है कि B1 आपको हेल्प करता है आपके डाइजेस्ट करने के लिए। जो लिवर आप जो चीज़ खाते हैं डाइजेस्ट करता है आपका मैदा। तो जब मैदे में आप प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करके फेंक देता है छोटी आंत में, तो यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है B1 का। ये आपकी डाइजेस्ट करने के लिए कोई 90% जो आपकी डाइजेशन है वो आपकी छोटी आंत में होती है खाने की। अब 90% अगर आपका B1 कम होगा तो वो खाना वहाँ डाइजेस्ट होने की बजाय आगे निकल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परफोरेशन होती है छोटी आंत में परफोरेशन, ये छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये वो उन लोगों के साथ होता है जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो अल्कोहल लेते हैं, ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो अगर खुदा ना खासा छोटी आंत में कोई छोटे छोटे सुराख हो गए तो आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो आपकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। तो जब बॉडी में जाएगा तो क्या होगा कि आपको एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग सुना होगा आपने क्या उनको दूध से एलर्जी है, उनको प्रोटीन से एलर्जी है। तो जब हमारी बॉडी में पहुंचना शुरू होगा, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में जाना शुरू होगी, तो आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। फिर आपका वही अनडाइजेस्टेड फूड जो है बड़ी आंत में जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि आपका बॉल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन शुरू होगी तो जाहिर है कि आप सारी रात रोज़े में फिर परेशान रहेंगे। सर, ये जो लोग अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आपने भी कहा कि वीकनेस हो जाती है हम रोज़े रखते हैं, तो ये बड़ा अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है। मतलब बिल्कुल गलत मैं समझता हूँ, बल्कि बेहुदा किस्म का है रियली। इसकी वजह पता है क्या है? जैसे ड्रामा अगर हम शूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल रमज़ान में, तो बिलीव इट और नॉट आम दिनों से ज़्यादा काम होता है। रीज़न बिहाइंड कोई ब्रेक नहीं होता, और लोग एनर्जेटिक होते हैं जो होते हैं। दोज हु आर नॉट फास्टिंग, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोज हु आर फास्टिंग इतने एनर्जेटिक होते हैं कि मतलब फील ही नहीं करते, बाकी यू फील वेरी गुड कि यार चलो काम हो रहा है। जी। तो ये बकवास है, इसको जरा क्लियर करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। वीकनेस कहीं भी किसी भी तरह से नहीं है, बल्कि इतने बेनिफिट्स हैं। इवन कैंसर के जो आपके बढ़ते हुए सेल्स हैं उनको भी खाया जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो सकता है? यानी ये कहने वाले लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। आप ठीक है नहीं रख सकते, आप इस तरह की बातें ना करें, ठीक है ना रखें, ये तो आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन कम से कम ऐसी बात तो ना करें कि मतलब दुनिया कह रही है रिसर्च के बाद कि रोज़ा बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल।
जी, तो असल में आप ये देखिए ना, इंटरनेशनल रिसर्च ने क्या कहा, इंटरमिटेंट फास्ट। इंटरमिटेंट फास्ट क्या है? हमारा रोज़े की तरह बोलो कि आपने जो है 16 आवर्स जो है वो आपने कुछ नहीं खाना, 16 टू 8 आवर्स, और 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम सहर में खाते हैं, उसके बाद पूरा दिन नहीं खाते, अफ्तार में खाते हैं। तो ये चीज़ें साबित हो गई। देखिए, अगर मैंने जैसे आपको बताया, हमारी बॉडी में से प्रोटीन एजीज रिलीज होती हैं, जो कि प्रोटीन मतलब, और उसके अलावा जो फैट हमारी बॉडी में, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द जमा हो जाती है, जो कि बेइंतहा ख़तरनाक होती है। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये हमारी बॉडी को ज़ाहिर है ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए कहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी? जो फैट आपने जमा की हुई है अपनी बॉडी में पूरा साल गलत खाने खा के, ये सब ब्रेक डाउन होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी देती है और वहाँ से निकल भी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रमज़ान में पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है बिल्कुल नए सिरे से। और अक्सर लोग ये पानी का एक बहुत सवाल लोग करते हैं, अक्सर हमारे पास आता है कि भाई पानी जो है वो हम सहरी में कितना पिएं, और अक्सर पीते हैं तो वो तो निकल जाता है। तो इसका तरीका हर बार हम यही बताते हैं कि अक्सर ये होता था, हम भी बचपन में ये करते थे, सहरी हुई 4-5 गिलास पी लो जल्दी, पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। प्यास आपको जब लगती है जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो। अगर आपके पानी में आप प्रॉपर बॉडी में पानी डाल रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं, तो आपको फिर डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। उसका तरीका ये है कि अफ्तार के बाद आप हर आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पी लें और सहर तक आप पीते रहें, तो आप अच्छा खासा मतलब 8 से 10 गिलास 12 गिलास पानी पी लेते हैं, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बहुत होता है। तो पानी एकदम पानी पीने से क्या होता है, आपकी यूरिनेशन होती है, फ़ौरन ही पानी निकल जाता है। फिर आपने चाय नहीं लेनी बिल्कुल एंड में पानी के साथ, उससे भी क्या है वो डायूरिटिक है। चाय है, कॉफ़ी, ये भी चीज़ें आपकी जिस्म के पानी को कम करती हैं। तो पानी लेने का तरीका मैंने इसीलिए बताया, आपने मुझसे पहले पूछा था किस तरह पिए। खाने में जो है वो तली हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएं। ये तो हो नहीं सकता, पकवान के बगैर तो हमारा इफ्तार ही नहीं होता। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब तो ये कहते हैं, मैं तो कहता हूँ मुझे कुछ ना चाहिए, पकवान दे आप दिया करें डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? ये नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। खाने से हम तो रोज़ा खोलते ही खाने से। माशाअल्लाह। ये चीज़ें जो हैं ये वक्ती, ये ज़बान का जायका है सिर्फ ना, जो हमारी ज़िंदगी के लिए मसला बनता है बाद में। एक पकौड़ा, एक समोसा रोज़ खाते हैं तो 30 दिन में कहाँ जाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना। और वैसे भी ये चीज़ें तो अपनी सेहत के लिए तो नहीं है ना। आप ये देखें, जैसा जायका आप बना लें वैसा। चाइना में आप देखें लोग गर्म पानी पीते हैं, मीठा नहीं खाते। सऊदीया में आप देखें लोग फीका खाते हैं और ज़्यादातर ऑलिव का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका वही टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। उनको तो नहीं अच्छा लगते हमारे खाने मिर्चों वाले। ये हमने अपनी ज़बान को जैसा बना लिया वैसा हम बन गए। हमें कोशिश करनी चाहिए हेल्दी फूड लें, नमक, चीनी, मसाले, इन 3 चीज़ों से आप दूर रहें तो इंशाल्लाह ताला हेल्दी रहेंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब पकवान की जगह फिर आदमी क्या खाए इफ्तार के वक्त? चले फ्रूट चाट, तो फ्रूट तो नो प्रॉब्लम, वो तो एक डिफरेंट अकॉर्डिंगली आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खा लेता है। तो पकवान के अगेंस्ट में क्या खाए सर? अगर आप नहीं खा रहे तो क्या खाते हैं आप? एक चीज़ मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि हमारे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि मैंने डाइट के बारे में जिक्र शुरू कर दिया। और मैंने ओमेगा 3 की बात कर रहा हूँ, तो ये तो रमज़ान चल रहा है, तो मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बूढ़ा आदमी या एक कोई भी जवान आदमी जब तरावीह मुस्तकिल पढ़ रहा है, तो जब खड़ा है नमाज में तो उसके जॉइंट में तकलीफ़ है ना, उसको अगर तकलीफ़ हो जाती है तो क्या लेना है? अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। लेना है तो आपको ओमेगा 3 लेना है, आपको विटामिन डी लेना है क्योंकि आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन ख़त्म कर सकता है। आपको अगर बूढ़े हैं तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, अगर आपको बूढ़े हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, तो आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट पे इफेक्ट डाल सकता है और इस वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो हार्ट की इन्फ्लेमेशन के लिए भी मैंने बात की अभी आपको। लेकिन बात यह है कि आपको रोज़ा, जैसे अभी बात कर रहे हैं, रोज़ा फ़ायदे कितने देता है? रोज़ा तो बहुत फ़ायदे देता है। बात यह है कि आपने खाने कौन कौन से खाने हैं आपके पास। माशाल्लाह जब अब हम देखा जाए तो हम जब फ्रूट्स से आप देखें ना अफ्तारी करते हैं, तो फ्रूट में बहुत ज़्यादा तादाद में पैसी पानी होता है। हम चाय से दूर हो जाते हैं क्योंकि उसमें शुगर भी होती है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो इन दिनों में अगर आप देखें तो हम चाय की तलब हमारी कम होती चली जाती है। आपने शुरू में एक बात की थी कि बहुत सारे लोग जो हैं नशे के आदी होते हैं, मिसाल के तौर पर सिगरेट के आदी होते हैं। सारा दिन वो सिगरेट छोड़ के रखते हैं, तो फिर अफ्तारी के बाद ही क्यों फिर वो सारा कोटा पूरे करने की कोशिश करते हैं, फिर चेन स्मोकर की तरह सिगरेट पे सिगरेट लगाए चले जाते हैं। आपको मौका
मौका दिया अल्लाह ताला ने, आपने सारा दिन सब्र किया, तो फिर उसके बाद क्यों? बात तो ये है कि आप सब्र का नाम ही है, रोज़ा तो सब्र का नाम है। आपके रोज़ा तो हर चीज़ का रोज़ा है, आपकी आंख का रोज़ा है, खाने पीने, देखने, उठने बैठने का रोज़ा है, और जितनी इबादत आप करते हैं वो सारी की सारी डबल से ट्रिपल होती चली जाती है रमज़ान में। तो ये तो बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, आप इस नेमतों से फ़ायदा उठाइए, आदी बन जाइए, सिगरेट छोड़ दीजिए, आदी बन जाइए, नमाजी हो जाइए, क्योंकि इस वक्त मौका है, क्योंकि आप नमाज 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं। वो लोग भी जो बेनमाजी हैं वो लोग भी तो मस्जिदों में जा रहे होंगे। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने मौका दिया है, क्योंकि हो सकता है ये रमज़ान हमें दोबारा मिले ना मिले। इस वक्त मौका है, अपनी बख्शिश करवा लीजिए, क्योंकि इस वक्त मौका है कि हम अपने अपनों को, और प्लस ये है कि अपने पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा करीब कर लें। तो यही तो मौका है, इस मौके से फ़ायदा क्यों? यही मैसेज देती है रमज़ान हमें, यही मैसेज देता है रोज़ा हमें। रियली बड़ी अच्छी बात की कि देखिए, अगर हम इन 30 दिनों में इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, सिगरेट या अल्कोहल या व्हाटएवर द केस में भी, नशा जो भी है, तो हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सोच लें कि मतलब हमने नहीं करना, तो इंशाअल्लाह ताला आप, आपके बच्चे, आपके नस्लें सब इससे सेफ रहेंगी। हमें सोचना है, हर इंडिविजुअल को सोचना है, और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं तो 30 साल से पी रहा हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं मैं तो 30 साल से पी रहा हूँ, कैसे छूटेगी? ऐसा नहीं है, आप कोशिश करें तो छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मुबारक महीना हमें मैसेज देता है कि हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करें, सिर्फ एक महीना नहीं, सिर्फ एक महीना नहीं, हम इसको कंटिन्यू करें अगले 11 महीने। ये हमें एक प्रैक्टिस देता है कि आप कर सकते हैं और आप करें, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। खाने पीने के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा, और एक बात बड़ी अच्छी की डॉक्टर साहबा ने, कि देखें जो भी पेशेंट है वो प्लीज़ कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी दवाई लेने से या छोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमारी बातें आपको सिर्फ अवेयर करने की होती हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि मतलब ये ऑथेंटिक है कि आप यूँ कर लें, आप नहीं, नॉट एट ऑल। आपने अगर इफ़ यू आर अ पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, आप डायबिटिक हैं, व्हाट आर द केस में भी, ब्लड प्रेशर है, तो आप प्लीज़ कुछ भी दवाई छोड़ने या लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हमेशा हमारा मैसेज रहा है, एक आधा दिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज प्लीज़, क्योंकि लेकिन रोज़ा ना तो आपको कमज़ोर करेगा ना आपको बीमार करेगा, बल्कि इंशाअल्लाह आपकी बीमारियों को दूर करेगा। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। असल में मैं ये सोच रही थी कि हमारा प्रोग्राम लोगों को जो लोग लगता होगा बहुत ज़्यादा खुश, डॉक्टर्स का प्रोग्राम ऐसे ही लगता है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, इंटरटेनमेंट के शोज़ देख रहे होते हैं। ये वक्ती मज़ा होता है, वक्ती, इसमें आपकी ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आपकी लाइफ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें देख के तो आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होता है, ऐसे कपड़े पहने, ऐसा लाइफ स्टाइल रखें। ये आपकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ब्रेन की आप थोड़ा सा अपने इंटरटेनमेंट करें, लेकिन ये जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम और आप अवेयरनेस दे रहे हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी के करीब लाते हैं और आपको तकलीफ़ों से, बीमारियों से जो है वो अल्लाह की रज़ा से दूर करते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है रोज़ा रखें और अवेयरनेस के प्रोग्राम देखें और इनको आगे फैलाएं, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। बाकी चीज़ें तो हम गाने आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम वीडियोज़ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से, बल्कि वो हमारे लिए तकलीफ़ दे चीज़ें बन जाती हैं जब हम उन्हें कॉपी करने लगते हैं। तो कोशिश करें कि एक पढ़े लिखे माशरे की तरह उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएं, जो आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा दें। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। अच्छी चीज़ों को फॉरवर्ड करें। ठीक है, अगर आपको चीज़ आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है, तो कभी कभार उसको भी कर दिया करें, लेकिन अच्छी चीज़ों को जिससे आपको ही फ़ायदा और आपके जो चाहने वाले, जो दोस्त अहबाब हैं, जो फैमिली है, उनको भी फ़ायदा हो। हम ऐसे ही करना चाहिए और हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि हम भी तो आखिर इंसान है ना। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मसला ये है कि अब हम थोड़ा सा अफ्तारी की बात कर लूँ मैं थोड़ी। जी सर बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अफ्तारी का ये है कि अफ्तारी में जब हम जूसेस लेते हैं या हम फ्रूट्स लेते हैं, तो वो हमारे बी कम्प्लेक्स जो है हमें दे रहा होता है। प्लस ये है कि हमें पानी मिल रहा होता है। पानी हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी का फंक्शन रेगुलेट करने में, इवन के हार्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरे विसरा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, और पानी हमें फ्रूट्स के ज़रिए मिल रहा होता है। आप फ्रूट के साथ अफ्तारी ज़रूर कीजिए, लेकिन खाना खाइए, आप चटपटी चीज़ें मत खाइए, पकौड़े मत खाइए, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। अगर पकौड़ों के साथ आपने पानी भी पी लिया तो फिर ये फिर गिला
शिकवा ना कीजिएगा कि सारी रात आप जागते रहे, फिर क्योंकि पेट में अफारा हो जाएगा, फिर उसकी वजह से ये क्या होगा सर, आपको नींद भी नहीं आएगी, फिर आप जागते रहेंगे तो आप फिर ऑफिस में भी जागते रहेंगे, फिर वहाँ बॉस ऑफिस में सोते रहेंगे सर, माफ कीजिएगा, बॉस जगाएगा ना, जब आप सोने की कोशिश करें तो फिर बॉस का भी डांट डपट चलेगी। तो आपने, और बच्चे स्पेशली, बच्चों की हम बात कर रहे थे तो आप कोशिश करिए, जैसे अभी हमने बात की कि आप चिया सीड तो मलंगा लें, आप अलसी के बीज लें, इन सब में ओमेगा 3 होता है। फिर आप कोशिश कीजिए कि घर के खाने खाइए। आप क्यों जंक फूड खाते हैं, क्यों रेस्टोरेंट की तरफ बार बार जाते हैं? एक तो वैसे ही हमारे जेब पे बोझ है रेस्टोरेंट, आप घर में खाइए, कम खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे, पता नहीं वजह क्या है। अब आप देंगी, ये तो नहीं देगी, इनसे कहूँगा भी नहीं मैं। ये पकवान नहीं खाते आपने कहा, ठीक है ना, तो क्या खाते हैं फिर? फ्रूट चाट तो अगर खाते हैं चलो ठीक है, ये फ्रूट खाते हैं तो पकवान की जगह, कि पकवान तो बेस है हमारे, जो हमने एक बनाया हुआ है। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, वो वही मैंने कहा, ज़बान का जायका। नहीं, लेकिन इसकी जगह अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा एक अल्टरनेट भी तो दें लोगों को, भी थोड़ा सा ये ट्राई करें आप। देखें, उसकी बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप फ्रूट्स जैसे कहे, फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट नहीं, चाट में आपने जो सवाल पूछा वो भी जवाब नहीं मिल रहा आपको, है ना? मेरे लिए आपने सवाल किया। नहीं, जनरल ना, क्योंकि आप नहीं खाते, माशाल्लाह वेरी वेल मेंटेन ना, तो इसका जवाब तो ये देंगे ना, क्योंकि इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। हाँ, नहीं, मैं ये बता रही थी कि देखें, असल चीज़ ये है कि अगर आप ऐसे जंक फूड्स नहीं खाते, घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली जो सिंपल खाना है, सालन है, रोटी है, या फिर अगर आपको कोई और चावल आप बना सकते हैं, या घर में सैलेड बना सकते हैं आप, इवन कि आप पास्ता भी घर में बना सकते हैं, साफ सुथरा वेजिटेबल और कम ऑयल वाला। ये सारी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं। जितनी चीज़ें बाहर मिलती हैं आप घर में बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी, ऑयल की क्वांटिटी आपने कम कर दी, उसमें एक्स्ट्रा जो वो डालते हैं टेस्ट के लिए, वो चीज़ें आपने कम कर दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रूट चाट में लोग ज़्यादातर शुगर ऐड करते हैं, आपने देखा होगा चाट के लिए। तो आप कोशिश ये करें जब आप फ्रूट चाट बनाएं उसमें शुगर ऐड ना करें, क्योंकि फ्रूट की शुगर ऑलरेडी इतनी होती है, और आप अगर शुगर डाल देंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा तकलीफ दे बन सकती है। आपका मतलब आप लोग सोचते हैं हमने सिर्फ फ्रूट चाट खाया, हम दुबले नहीं हुए, हमारा रमज़ान में वेट बढ़ गया। उसकी रीज़न ही यही होती है। तो कोशिश यही करें कि आप जो है इस तरह की आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं, पेस्चराइज, प्रोसेस्ड फूड, उनसे जो है वो अवॉइड करें। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक पॉइंट डॉक्टर शबाना ने अभी जैसे जिक्र किया, तो वो देखिए हेल्दी चीज़ें तो जाहिर है कि जो हेल्दी चीज़ों की बनाने वाली होती हैं वो तो बेगबात ही होती हैं। और माशाल्लाह मैं इसमें तारीफ़ करूँगा, क्योंकि जो मैं खाने खाता हूँ, इसमें ही तारीफ़ करेंगे, चलो ठीक है। जो नहीं, इसमें मसला ये है कि जैसे मेरा ये जिन्होंने जिक्र किया, तो बहुत सारे लोगों का रमज़ान में वेट बढ़ जाता है, लेकिन मेरा वेट कम होता है, ये डॉक्टर शबाना को भी पता है। हमेशा से मैंने जब रोज़े रखता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बैड फैट है वो आपकी यूटिलाइज हो गई, और आपकी जो गुड फैट है वो रह जाती है। तो इसलिए वेट मैं हमेशा लूज़ करता हूँ, और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। आप रोज़ा रखने का मकसद क्या है? जो इस वक्त जितनी भी डाइटिंग वाली सारी जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो उसका मकसद भी तो आप रिड्यूस करना होता है ना अपने वेट को। तो ये आप रोज़ा रखिए, क्योंकि ये नेमत के साथ साथ आपकी दुनियावी और दीनी दोनों चीज़ें आपको दोनों के लिए बहुत आसानी मुहैया करता है। दैट्स ग्रेट। हमेशा की तरह आपने नोट भी की होगी होपफुली, और इंशाल्लाह अमल भी होगा। अमल करेंगे तो हमें ख़ुद को फ़ायदा होगा। वेरी सिंपल, पानी पिए आप, पानी आप इफ्तार से लेकर सहरी तक, जब तक आप जाग रहे हैं पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर तक, लेकिन इफ्तार के वक्त एकदम से पानी ना पिए, और सहरी के वक्त इतना ना सोचें कि इतना पी लें कि ऊँट की तरह जो है ना वो रात तक चलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो ये सिर्फ जो क्वालिटी है वो ऊँट में है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ह्यूमन बीइंग। दूसरा ये कि ऑयली चीज़ें वो भी आप कोशिश करें। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम केयर करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला, और वेट कम होता है, और वेट कम होना चाहिए, जैसा कि आपने इनके मैसेज से अंदाज़ा लगाया होगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी, और हम अगर इंडिविजुअली बेहतर होंगे तो हमारे इर्द गिर्द वाले होंगे, हमारी कौम होगी, हमारा मुल्क होगा, और हम हमेशा की तरह मजबूत रहेंगे और आबाद रहेंगे, अच्छाई के साथ, खुशियों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।